गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात कर रहे हैं काली मिट्टी के बारे में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मिट्टी और मिट्टी के कुछ प्रकार के बारे में, जिसमें से हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में समस्त जानकारी एकत्रित कर ली थी। अब आज की क्लास में हम जितनी भी बची हुई मिट्टियां हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, जिसमें से एक मिट्टी हमने अभी क्या रखी है, काली मिट्टी। अब इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके निर्माण की। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण है, ये ज्वालामुखी के फटने के बाद जो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी से बनते हैं क्या, ज्वालामुखी से बनेगी बेसाल्ट चट्टानें, और बेसाल्ट चट्टान के टूट फूट से बनती है, टूट फूट से बनती है काली मिट्टी। तो हमें ध्यान देना है कि ज्वालामुखी से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है और बेसाल्ट चट्टानों की टूट फूट से क्या बनती है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह भारत की दूसरी सबसे अधिक उर्वरता वाली मिट्टी मानी जाती है। तो भारत की कौन सी है, उर्वरता की दृष्टिकोण से देखा जाए, उर्वरता के दृष्टिकोण से दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी, दूसरी सबसे क्या मानी जाती है, उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। यदि बात की जाए पहली सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी थी, तो वो हमने पढ़ी थी जलोढ़ मिट्टी, जिसको हमने कछारी मिट्टी के भी नाम से जानते थे, और दोमट मिट्टी के बारे में भी मतलब उसी के नाम को पढ़ा था कि कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सारी मिट्टियां एक ही थी जो नदियों के बहाव के द्वारा लाई गई थी। तो यहाँ उसके बाद यदि कोई उर्वरता की बात पूछे आपसे, तो दूसरी उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है, जो कि भारत की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। बात करें क्या इसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, क्या इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, क्या इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, तो जी हाँ, इसमें ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा यदि बात करें जलोढ़ मिट्टी से ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो उर्वरता के दृष्टिकोण से यदि इसमें उपस्थिति की बात करें, तो उपस्थिति की दो कंडीशन लेते हैं। उपस्थिति में मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं। तो पहली चीज तो अपन ये बताते हैं, यदि अयस्कों की बात ना करें, केवल उर्वरता के दृष्टिकोण से देखें, तो इसमें ह्यूमस, जिसको मैंने क्या बोला था, जीवांश बोला था, तो जीवांश भी इसमें उपस्थित होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है और इसमें फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है। ये तो उर्वरता के दृष्टिकोण से देख लिया। साथ ही यदि इसको अयस्क के दृष्टिकोण से देखें कि कौन कौन से अयस्क इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं, अयस्कों के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें मुख्य रूप से चूना पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो कौन कौन से अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम और हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, काली मिट्टी में पाए जाते हैं। यदि उपस्थिति अयस्कों की जाए, मिनरल्स की बात की जाए, तो मिनरल्स के रूप में इसमें चूना, आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है ये मुख्य रूप से इसमें क्या होते हैं, मोस्टली पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इस मिट्टी का यदि जो क्षेत्र है, क्षेत्र विस्तार की बात करें कि किस क्षेत्र में ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है, तो बात करें हम महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र में यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन करे कि सबसे ज्यादा काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो आप उसका नाम रखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो क्षेत्र विस्तार के दृष्टिकोण से कौन से राज्य में है ये, महाराष्ट्र राज्य में। साथ ही साथ करें कि महाराष्ट्र के बाद कौन से राज्य हैं जो ज्यादातर काली मिट्टी के क्षेत्र माने जाते हैं, तो आपका गुजरात हो गया। गुजरात का कौन सा भाग होगा, तो पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग डाल सकते हैं गुजरात का। साथ ही साथ हम बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो ये पूरा मध्य मालवा का पठार वाला भाग जो होगा, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार हो जाएगा। यदि बात करें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल का कौन सा भाग रहेगा, निचला भाग जो है वो काली मिट्टी के लिए फेमस है। निचला सिरा मतलब हम बोल सकते हैं दक्षिणी भाग। और यदि बात करें तो उड़ीसा जो है, तो उड़ीसा का भी
दक्षिणी भाग जो होगा वो काली मिट्टी के लिए बहुत प्रचलित है। दक्षिणी भाग जहां अपन ने पढ़ा होगा एक झील पाई गई थी उड़ीसा में, चिल्का झील, आप उसको भी जान सकते हैं, उससे याद रखेंगे। उड़ीसा में चिल्का झील जो कि एक लैगून झील थी जो दक्षिणी सिरे पर स्थित थी। तो यहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं, दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा यदि देखो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से पूछे कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है, यदि राज्य के अंतर्गत बात की जाए तो आप किसका नाम रखोगे, महाराष्ट्र राज्य का नाम रखेंगे। कौन से राज्य का, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का यदि क्षेत्र विस्तार देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस राष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। दक्कन ट्रैक्ट के ऊपरी भाग में भी ये पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, काली मिट्टी के बारे में बात की। साथ ही साथ हम बात करें कि काली मिट्टी को और किन उपनामों से जाना जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम काली मिट्टी को तो काली मिट्टी के नाम से जानते ही हैं, साथ ही साथ कई बार हमसे क्वेश्चन कैसे करता है, उपनामों के तहत दे देता है। यदि उर्वरता के दृष्टिकोण से बोला कि भारत की सबसे दूसरी उपजाऊ मिट्टी बताइए तो आप काली मिट्टी याद रखते हैं। यदि सपोज काली मिट्टी की जगह पर उसका किसी उपनाम को रख दिया जाए, जैसे आपसे बोला जाए ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के बारे में पूछ लिया जाए, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के बारे में यदि रख दिया जाए तो आप उस चीज को यदि पढ़े होंगे तो ही जान पाएंगे। तो इनके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो काली मिट्टी की यदि बात करें उपनाम की, कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है इसको, तो सबसे पहले तो इसको रैगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। पहला उपनाम क्या है, रैगूर मिट्टी, जो सबसे ज्यादा इसी नाम से चलती है ये। दूसरी चीज हम बोले ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ। तीसरा यदि उपनाम देखें तो इसको कपासी मिट्टी बोलते हैं, कपास की मिट्टी बोल सकते हैं। चौथा उपनाम यदि इसका हम देखें तो इसको लार्वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लार्वा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो हमने इस मिट्टी में कौन कौन सी बातें देखी, सबसे पहले कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी के फटने से जो विशाल चट्टानें बनती हैं उसके टूट फूटने से क्या बनती है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। यदि बात करें उर्वरता से तो ये भारत की दूसरी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। पहली उपजाऊ मिट्टी का नाम मैंने जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी या कचारी मिट्टी कहते हैं, उसको बारे में बताया था। साथ ही साथ करें इसकी उपस्थिति के बारे में तो ह्यूमस और जीवांश नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा इसमें जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा भी ज्यादा पाई जाती है। बात करें अयस्क के दृष्टिकोण से तो चूना, मुख्य रूप से चूना, आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। क्षेत्र विस्तार की मैंने बात की तो महाराष्ट्र हो गया जो कि सबसे ज्यादा काली मिट्टी के लिए फेमस है। साथ ही साथ हम बात करें गुजरात की, गुजरात का पश्चिमी भाग हो गया, मध्य प्रदेश मालवा का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, पश्चिम बंगाल दक्षिणी भाग हो गया, उड़ीसा का दक्षिणी भाग हो गया। ये सभी के सभी किसके लिए जाने जाते हैं, काली मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। उपनाम की बात करें तो रैगूर, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से, कपास की मिट्टी या लार्वा मिट्टी के नाम से भी इनको जाना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसमें हम जो फसलें होती हैं, उन्नत फसलें कौन कौन सी अच्छी आती हैं, तो सबसे पहले हम बात करें इसमें धान, गेहूं, गन्ना, साथ ही साथ हमने कपास की मिट्टी बोला है तो कपास तो मुख्य रूप से ही होगा, कपास और बाकी दलहन भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में उत्पन्न की जाती है। तो ये काली मिट्टी मुख्य रूप से किसके लिए जानी जाती है, तो कपास, पहला नाम अपन कपास डाल सकते हैं, गन्ना डाल सकते हैं, धान डाल सकते हैं और गेहूं दे सकते हैं। तो ये सारे फसलों के लिए क्या मानी जाती है, काली मिट्टी अच्छी उपजाऊ मानी जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे लाल पीली मिट्टी के बारे में। इसकी तीन और प्रमुख बातें हैं जो हमें ध्यान देने योग्य हैं। इसका रंग की बात करें हम, रंग कि काली मिट्टी का जो ये काला रंग है ये किस कारण से होता है, तो काली मिट्टी का काला रंग जो होता है यह टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है, ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। साथ ही साथ इसे उत्तर भारत में कैपाल के नाम से जाना जाता है।
और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चूर्णियोन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन बातें और हमें ध्यान रखनी है कि काली मिट्टी का काला जो रंग होता है वो टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। जैसे कि पहले ही मैंने बात की थी कि यहाँ पर ह्यूमस और नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। अर्थात काली मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटेनी फेरिस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण है। साथ ही साथ उत्तर भारत में इसे केपाल के नाम से जाना जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चूर्णियोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं। अब हम बात कर रहे हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। लाल पीली मिट्टी के बारे में। ये भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी मानी जाती है जो कि बहुधा बहुत अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। बात करते हैं इसके निर्माण की। इसका जो निर्माण है ये भी ज्वालामुखी के माध्यम से ही होता है। ज्वालामुखी फटने से जो मैग्मा बाहर निकलता है, जो लार्वा बाहर निकलता है, वो लार्वा क्या होता है, कुछ समय के लिए ठंडा रख देने पर क्या बन जाता है, आग्नेय चट्टान के रूप में बन जाता है वो। तो कैसे समझ लेते हैं, ज्वालामुखी से निकला क्या, मैग्मा, ठंडा होकर यही क्या बनेगा, आग्नेय चट्टान बनेगा। जिसके टूटने फूटने के कारण आग्नेय चट्टान बनने के बाद यह टूट फूट कर क्या हो जाता है, अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण होता है ये टूट फूट। अब टूट फूट कैसे हो जाती है, कोई जाकर इसको फोड़ता है, तोड़ता है, नहीं। तो ये क्या होता है, परिवर्तन, जो वातावरण परिवर्तन के कारण ये आग्नेय चट्टानें होती हैं वो टूट फूट कर क्या हो जाती हैं, अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। और यही अवसादी चट्टान उच्च ताप एवं उच्च दाब पर, तो ये बात भी याद रखना है, उच्च ताप एवं दाब पर, उच्च ताप और उच्च दाब पर किसमें कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरिक सेलों में क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। और कायांतरित सेलों के टूट फूटने से लाल पीली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो याद हमें रखना है कि ज्वालामुखी से क्या निकल के आया, जो मैग्मा निकल के आएगा वो ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद उसमें क्या होगा, वातावरण परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा, वो आग्नेय चट्टानों में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। फिर टूट फूट होगी, अवसादी चट्टान बनेगी। अवसादी चट्टान में उच्च दाब पर ये परिवर्तित होगी, काय में कन्वर्टित हो जाएगा, कायांतरिक सेलों में परिवर्तित हो जाएगा। और कायांतरिक सेल ही आगे चल के क्या बन जाते हैं, लाल पीली मिट्टी का निर्माण कर लेते हैं। लाल पीली मिट्टी का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमारी लाल पीली मिट्टी क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हमने पढ़ा इसका निर्माण, ये हमने क्या पढ़ा इसका निर्माण। यदि हमसे नॉर्मली यदि कोई पूछे, अब ये पूरी प्रोसेस तो पूछता नहीं है, हमसे क्वेश्चन ये रखा जाता है कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, तो आप बोल सकते हैं कि कायांतरिक सेलों के टूटने फूटने से क्या होता है, लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। तो क्या लिख सकते हैं हम, कायांतरिक सेलों के टूटने फूटने से। ये चक्र भी हमें याद रखना है कि ये पूरी प्रोसेस हो गई कहां तक की, लाल पीली मिट्टी बनने तक की। और शॉर्ट भाषा में हम क्या याद रखेंगे कि कायांतरिक सेलों के टूटने फूटने से क्या होता है, लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है। यदि बात की जाए अब कि सर इसके लाल होने का रीजन क्या है, कारण क्या है, लाल पीली मिट्टी का लाल होने का रीजन क्या है, तो इसमें उपस्थित जो आयरन ऑक्साइड होता है, जिसको अपन लोह अयस्क बोलते हैं, रंग का कारण, लाल रंग का कारण, तो लाल रंग का कारण होता है लोह अयस्क की उपस्थिति।
लो अयस्क की उपस्थिति, मतलब Fe2O3, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हेमेटाइट। एक तो हेमेटाइट हो गया और ही FeO, फेरिक ऑक्साइड। ये सारी जो उपस्थिति होती हैं, लोह अयस्क उपस्थित होते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो हमें दो चीजें तो कवर की। पहली चीज क्या कवर कर ली कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण होता है कायांतरिक सेलों के किससे, रूपांतरण से। साथ ही साथ इनका निर्माण के साथ साथ यदि इनके रंग के बारे में बात की जाए तो किससे होता है, लोह अयस्क की उपस्थिति के कारण होता है। यदि इसके मुख्य घटक पूछे जाएं कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चीज पाई जाती है, तो मुख्य घटक में अपन लिख सकते हैं इसमें आयरन और सिलिका, इसके क्या होते हैं, मुख्य घटक। तो मुख्य घटक कौन कौन है लाल पीली मिट्टी के, आयरन और सिलिका। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सर लाल मिट्टी को पीली मिट्टी क्यों बोल देते हैं। इसका रीजन ये है कि यह लाल मिट्टी पानी में मिलने के बाद एक पीले रंग का निर्माण करती है, इस कारण से इसे लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस में मिलने के बाद, ये एक तथ्य अलग से डाल लेना आप कि लाल मिट्टी जल में मिलकर, पानी में मिलकर पीला रंग में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो लाल मिट्टी जल में मिलकर किस रंग में परिवर्तित हो जाती है, पीले रंग में परिवर्तित हो जाती है। मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो आप बोल सकते हैं आयरन और सिलिका इसके मुख्य घटक हैं। साथ ही साथ यदि हमसे बात किया जाए कि सर इसमें किस किस चीज की उपस्थिति होती है और किस किस चीज की उपस्थिति नहीं होती है, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। मतलब उर्वरता के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह सबसे कम, मतलब बहुत कम उर्वरता वाली मिट्टी मानी जाएगी। तो उर्वरता के दृष्टिकोण से देख लेते हैं, बात इसकी करते हैं। तो इसमें क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है, जिस कारण से इसे बंजर भूमि के नाम से, और ये जब ये सारी चीजें इसमें उपस्थित नहीं होंगी तो इसे बंजर मिट्टी या बंजर भूमि वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब नाम बंजर से याद आया कि यह मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगी। तो यह मिट्टी बंजर से याद रखना, बा से बंजर और बा से बाजरा। तो किसके लिए, फसल की मुख्य फसल के बारे में बात करें इसकी, तो फसल में अपन क्या डाल देंगे, इसकी बाजरा। बाजरा जो होगी इसकी मुख्य फसल मानी जाएगी। कौन सी फसल, बाजरा इसकी मुख्य फसल होगी। साथ ही साथ इसमें अपन उच्च दलहनों या भारी फसलों की भी अपन मांग कर सकते हैं। भारी फसलों में कौन आ जाएगी, जैसे दलहन, गेहूं, चावल की यदि बात की जाए कि क्या धान का इसमें उत्पादन हो पाएगा, तो धान के उत्पादन के लिए थोड़ी सी उर्वरता की आवश्यकता होती है। इसके चलते इसमें धान का उत्पादन होता है, किंतु उतनी मात्रा में नहीं जितना कि काली और जलोढ़ मिट्टी के हो पाता है। तो हम बात करेंगे ये किसके लिए फेमस है, तो बाजरा के लिए, दलहन के लिए, गेहूं के लिए और दलहन तिलहन और भी फसलों के लिए क्या है, मुख्य रूप से जानी जाती है। तो कितनी बातों को भी ध्यान दिया हमने, कायांतरिक सेलों के टूटने फूटने से इसका निर्माण हुआ, लोह अयस्क की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। जल में मिलकर यह क्या हो जाती है, जल में मिलकर यह मिट्टी कैसी हो जाती है, पीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। मुख्य घटक की बात करें तो क्या होता है, आयरन और सिलिका होता है। यदि उर्वरता की दृष्टिकोण से देखें तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होने के कारण क्या होती है, ये बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। और बंजर भूमि में परिवर्तित होने के कारण इसको हम एक और दृष्टिकोण यहीं से निकल के आता कि किस फसल के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो हम क्या बोलेंगे उसमें, बाजरे के लिए। साथ ही साथ इसमें मोटे अनाज का भी क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, जिसमें अपन दाल और क्या रख सकते हैं, गेहूं, इनको मुख्य रूप से रख सकते हैं। और कुछ बातें कि सर ये इसका यदि विस्तार क्षेत्र देखा जाए कि कहां पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में भी जानकारी लेते हैं। विस्तार क्षेत्र, इसका विस्तार क्षेत्र जो होगा, जैसे छोटा नागपुर का पठार जो कि अयस्क के लिए जाना जाता है,
कुछ भाग इसका ढक्कन के पठार का ऊपरी भाग बोल सकते हैं। ढक्कन के पठार का ऊपरी भाग। साथ ही साथ हम इसके अंतर्गत कौन सी चीज, अरावली, राजस्थान का कौन सा, अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग मतलब पाकिस्तान वाला भाग। कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। यदि बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के कौन से भाग की बात कर रहे हैं हम, पश्चिमी भाग की बात कर रहे हैं। गुजरात के ऊपर ये राजस्थान, राजस्थान का कौन सा भाग देखा जाएगा, पश्चिमी भाग देखा जाएगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, राजस्थान, अरावली। राजस्थान में कौन सी चीज याद रखेंगे, अरावली। और अरावली पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। एमपी की बात करें तो एमपी का भी कौन सा भाग आ जाएगा, पश्चिमी भाग। तो ये सभी किसके लिए जाने जाते हैं, लाल पीली मिट्टी के रूप में जाने जाते हैं। यदि हम किसकी बात की है, क्षेत्र विस्तार क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि लाल पीली मिट्टी मुख्यतः किन किन राज्यों में या कहां पाई जाती है, तो छोटा नागपुर का पठार जो कि पश्चिम बंगाल का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। झारखंड पश्चिम बंगाल का कौन सा भाग माना जाता है, ये झारखंड में पाया जाएगा। और पश्चिम बंगाल का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। किसका, पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग। तो छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग, इसके लिए जाना जाता है। तो ये हमारी कौन सी मिट्टी हो गई, लाल पीली मिट्टी। इसकी तीन प्रमुख और बातें जो हमें याद रखने योग्य हैं। पहली चीज कि ये क्या है, अम्लीय मिट्टी है। कैसी मिट्टी है ये, अम्लीय मिट्टी है। ये नोबेल फैक्ट के रूप में हमें याद रखना है, यह एक अम्लीय मिट्टी है। और जब बात आती है अम्लीय मिट्टी की, तो हमने पढ़ा है कि अम्लीय मिट्टी होने के कारण उसकी उर्वरता क्या होती है, कम होती है। अब इस उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम इसमें चूने की मात्रा मिलाकर इसकी उर्वरता को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मिला सकते हैं, उर्वरता को बनाए रखने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना मिलाकर इसकी उर्वरता को क्या रखा जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लाल पीली मिट्टी सबसे प्रचुर मात्रा में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ये हमारी लाल पीली मिट्टी की समस्त बातें एकत्रित हो गई कि विस्तार क्षेत्र हमने पढ़ा, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, राजस्थान का अरावली का पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी भाग। साथ ही साथ यदि प्रचुरता के दृष्टिकोण से देखिए, सबसे ज्यादा प्रचुरता के बारे में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, तो हम बोलेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये हमारे लाल पीली मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारी लाल पीली मिट्टी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे लैटेराइट मिट्टी के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लैटेराइट मिट्टी की। लैटेराइट मिट्टी का यदि बात किया जाए निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण के बारे में हम बात करेंगे। इसका निर्माण निक्षालन की क्रिया के द्वारा होता है। निक्षालन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। अब बात आती है कि सर निक्षालन की क्रिया क्या होती है। निक्षालन की क्रिया में जो भूमि का या मिट्टी का उर्वरता होती है, मिट्टी की उर्वरता हो गई और उसके जो भी पोषक गुण धर्म होते हैं, वो अधिक वर्षा के कारण सतह से कहां चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और सतह से जितने नीचे जाते जाएंगे उसकी उर्वरता उतनी ऊपर की क्या हो जाएगी, समाप्त होती जाती है। उर्वरता के समाप्त होने की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निक्षालन कहलाती है। अर्थात इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सर कोई भी मिट्टी होगी, सपोज यदि वह जैसे लाल मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी जो जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा, लाल पीली मिट्टी में यदि पानी का स्तर बहुत तेजी से गिरेगा तो इसके जो उर्वरता होगी, इसकी ह्यूमस की मात्रा होगी, नाइट्रोजन की मात्रा होगी, ये सारी की सारी चीजें कहां चली जाएंगी, इसके स्तर से बहुत नीचे चली जाती हैं। और नीचे चली जाने के कारण उसकी उर्वरता, उसकी भूमि की परत की उर्वरता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जहां तक हमने बात किया ह्यूमस की, तो हमने बोला है कि भूमि के ऊपरी परत में पाए जाने वाला
काले रंग का, भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ ही क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। और यदि वह ज्यादा नीचे चला जाएगा तो उसकी उर्वरता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो यह क्रिया ही क्या कहलाती है? निक्षालन कहलाती है। तो हमने बात कर ली निक्षालन। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो निक्षालन की क्रिया के कारण ही लैटेराइट मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। पहली बात। दूसरी चीज हमें और इसमें क्या याद रखना है कि सर यह मिट्टी पाई कहां जाती होगी? तो क्षेत्र बात करें थोड़ा सा। अधिक वर्षा और उच्च तापमान, अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होती है? मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अधिक वर्षा और उच्च तापमान होने के कारण ही यदि बात करें तो हम लैटेराइट मिट्टी को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा? सफेद लैटेराइट मिट्टी। दूसरा हमारा हो जाएगा लाल लैटेराइट मिट्टी। और तीसरा हो जाएगा भूरी लैटेराइट मिट्टी। तो कितने भागों में हमने विभाजित कर लिया? सफेद लैटेराइट मिट्टी, लाल लैटेराइट मिट्टी और भूरी लैटेराइट मिट्टी। अभी हमने बात की है कि अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में ये क्या होती है? पाई जाती है। तो इससे एक बात और हमारी निकल के आती है कि जो लैटेराइट मिट्टी होती है, ये लैटेराइट मिट्टी जो है ये वर्षा के कारण एकदम लसलसी, एकदम कैसी होती है? लसलसी। और तापमान होने के कारण ईंट जैसे कठोर हो जाती है। ईंट जैसे कैसे हो जाती है? कठोर। यदि वर्षा होती है तो एकदम लसलसी हो जाती है और थोड़ा सा तापमान मिलने के कारण ये कैसी हो जाती है? ईंट जैसे कठोर हो जाती है। एक तथ्य और यहां से ये निकल के आ रहा है कि सर जो लैटेराइट मिट्टी है इसके रंग का कारण क्या होता है? कि हमने अभी बोला लाल, भूरी या सफेद। तो इसके रंग का कारण, रंग की बात करें, रंग जो होता है लगभग लाल ही माना जाता है, लाल भूरा माना जाता है। तो जो रंग का कारण होता है इसमें भी हम क्या रखेंगे? लौह अयस्क की उपस्थिति। लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल भूरा होता है। साथ ही साथ हम बात करें इसकी एक तथ्य और जो भी बहुत ही खास रहेगा कि लैटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल अधिक मात्रा में उपज देती है? तो बात की जाए काजू फसल की बात की जाए तो मुख्य फसल जो मानी जाएगी वो क्या होगी? काजू। काजू के साथ साथ और भी फसलें हैं जो इसमें लैटेराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में होती हैं, जैसे चाय, कॉफी। ये सारी चीजें क्या होती है इसमें और अधिक मात्रा में भी उत्पादन होता है। तो हमें कितनी बातें मिली यहां से अभी? इसमें एक बात क्या है कि निर्माण निक्षालन की क्रिया से हुआ। क्षेत्र क्या बोला? अधिक वर्षा, उच्च तापमान। लैटेराइट मिट्टी 3 प्रकार में बांट दिया इसी के दृष्टिकोण से। लैटेराइट वर्षा में लसलसी, तापमान मिलने से ईंट जैसे मजबूत और कठोर और भूरी दिखने लगती है। रंग का कारण बताया लौह अयस्क की उपस्थिति। फसलों की बात की तो काजू, चाय, कॉफी इसकी मुख्य फसलें हैं। यदि बात की जाए क्षेत्र की, किस क्षेत्र में ये ज्यादा पाई जाती है? यदि हम क्षेत्र विस्तार की बात करें कि जो हमारी लैटेराइट मिट्टी है इसका क्षेत्र कहां पर होता है और किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो ये मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है। साथ ही साथ अब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बात हमने रखी है अभी यहाँ कि बीच में पाई जाती है, तो कौन से राज्य होंगे यहाँ? केरल, कर्नाटक, कुछ भाग महाराष्ट्र का भी है। साथ ही साथ हम बात करें मेघालय, क्योंकि अधिक वर्षा और उच्च तापमान वहां भी होता है, तो मेघालय की जो खासी, गारो, जैंतिया पर्वत श्रेणी है, खासी, गारो, जैंतिया,
तो ये पर्वत श्रेणियां भी किसके रूप में मानी जाती हैं? लैटेराइट मिट्टी के रूप में मुख्य रूप से मानी जाती हैं। इनका क्षेत्र विस्तार सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो प्रचुरता की दृष्टिकोण से यदि बात की जाए तो प्रचुरता में हम बात रखेंगे केरल की। और केरल का कौन सा तट? मालाबार तट। केरल का जो मालाबार तट है, भारत के यदि मैप में देखा जाए तो ये हमारा यदि मान लिया जाए केरल है, तो केरल का जो ये वाला भाग है मालाबार तट कहलाता है। और मालाबार तट में ही क्या होता है? सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी प्रचुरता के दृष्टिकोण से पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके उपनाम की। प्रचुरता उपनाम की बात करें तो इसका एक और उपनाम है जिसके नाम से इसे जाना जाता है, मकरली मिट्टी के नाम से भी इसको क्या है? जाना जाता है। तो मकरली मिट्टी के नाम से भी इसको क्या है? जाना जाता है। मकरली का मतलब इसलिए बोला गया क्योंकि हमने अभी बताया था कि पानी गिरने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण ये मिट्टी लसलसी हो जाती है। लसलसी मतलब मखरली हो जाती है, इसको मखरली मिट्टी के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। तो ये हो गई लैटेराइट मिट्टी की कुछ खास बातें। एक नोबेल तथ्य के रूप में या कुछ अच्छी बात के रूप में हम देखें तो एक बात और ये रख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस इसकी जो होती है बहुत अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और एक बात रखेंगे, उर्वरता क्या होती है? बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ये दो बातें हमारा अपन इसमें याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी लैटेराइट मिट्टी क्या हो रही है? समाप्त। अब इसके बाद हम बात करेंगे शुष्क मिट्टी के बारे में।